मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के 5 स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला है, देखो ऑप्शंस मार्केट ना, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, हालांकि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, बट ऑप्शन सेलिंग का धीरे धीरे ना सेबी के रूल्स की वजह से वॉल्यूम बहुत ड्रॉप हुआ है। अब देखो इंडियन मार्केट का ऑप्शंस फिर भी मुझे लगता है ना कि बेटर है। क्यों? क्योंकि लेवरेज नहीं, लेवरेज इज अ डुअल एज शॉर्ड, है ना, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं, कि अगर आप उसको चलाना जानते हो तो आप जीत जाओगे जंग, लेकिन नहीं चलाना जानते हो तो खुद को भी चोट पहुंचा लोगे। कि स्टॉक मार्केट जुआ है? जुआ नहीं है, सिस्टम है, धीरे धीरे पैसा बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है? नहीं, मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट 20-30% रोल है स्ट्रैटेजी का, 70% रोल। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको मार्केट के ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनको मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सिखा पाएँ, आप उनसे कुछ सीख पाएँ, ताकि आप भी उनकी तरह अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करें। इसी सीरीज में हमारे साथ है कुंदन प्रजापति सर। तो मिलते हैं सर से और जानते हैं सर की जर्नी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया और अपनी बात रख पा रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, आपको 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जी, ठीक है, और इन 8 सालों में जब आपने स्टार्टिंग की और आज जो हैं आप, उसमें क्या डिफरेंस है और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? मेजर डिफरेंस मैं बताऊंगा ना, साइकोलॉजी की है। उस टाइम पे जो एक रहता है ना, स्टार्ट जब भी कोई ट्रेडर करता है तो उसको ये रहता है मेरे को ज्यादा पैसे कमाने हैं, है ना, छोटे कैपिटल से मेरे को ये हो जाएगा, सपने जो लोग देखते हैं। तो उस टाइम पे वो रहता है, इनिशियली सबका ही होता है कि थोड़े पैसे बनते हैं तो लोग सपने देखते लगते हैं, ख्याली पोला कि अभी इतना बन जाएगा। अभी आज के टाइम में एक सब कुछ सिस्टमेटिक बना हुआ है कि मेरे को कितना रिस्क लेना है, मेरे को कितना बनाना है मंथली का, मेरे को साल का कितना बनाना है। तो वो जो साइकोलॉजी के लेवल पे स्केल हुआ है वो एक मेजर डिफरेंस है। स्ट्रैटेजीज तो देखो आज जो मैं कर रहा हूँ, हो सके 2 साल बाद कुछ और करूंगा, 4 साल बाद कुछ और करूंगा, स्ट्रैटेजी अलग हो गई। लेकिन जो साइकोलॉजी में शिफ्ट आया वो एक सस्टेनेबल शिफ्ट है कि नहीं, स्टार्टिंग में हम थोड़ा ऐसे वल्नरेबल रहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट की इसको समझे बिना हम ट्रेड करते हैं। अभी सब कुछ समझ के वो कर रहे हैं। दूसरा आपने पूछा ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी, तो बहुत स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में। मैं अब बाकी प्लेटफॉर्म से बात कर चुका हूँ, बस इतना बोलूँगा कि बहुत शॉर्ट में कि मैंने 25,000 रुपये से स्टार्ट किया था टिप्स से, एडवाइजरी लेकर के। उसमें 14 दिन में लॉस हो गया सारा, बट मज़ा बहुत आया। होता है ना, किक मिलता है आप जब ट्रेड पंच करते हो, प्रॉफिट लॉस MTM, तो मजा आया। तो मैंने उसको बोला मेरे को सिखा दे। उसने बोला कि हम सिखाते नहीं, सिर्फ हमारा एडवाइजरी का काम है। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया एंड 2017 में मैंने पहला ऑर्डर पंच किया था फरवरी में, और तब से लेकर के सीख ही रहा हूँ, आज तक सीख रहा हूँ। क्योंकि सीखना ही है जो मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके रखेगा। मेरे सामने बहुत ट्रेडर्स आए हैं 2023 में, 2024 में, 2020 में, लोग चले भी गए। आज तक आपके सामने बैठा हूँ सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इक्विटी इंट्राडे से, फिर स्विंग ट्रेडिंग करी, फिर ऑप्शन सेलिंग करी, ऑप्शन सेलिंग में इवॉल्व होता गया। आज के टाइम पे मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज करता हूँ जो आई गेस यूट्यूब पे कोई नहीं करता। पोजिशनल है, फिर भी जीरो एडजस्टमेंट के साथ है। उसके अलावा ऑर्डर फ्लो एनालिसिस अभी सीख रहा हूँ, अभी एल्गो ट्रेडिंग पे काम चल रहा है मेरा। तो सीखना ही एक है जो कॉन्स्टेंट रहा है, और सीखने ही मेरी जर्नी को डिफाइन करती है। आपने 2 चीज बोली, एक स्ट्रैटेजी और एक होता है आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि लोग भागते हैं स्ट्रैटेजी के पीछे, बट आप बोल रहे हो कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए। तो उसको एक बार आप एक्सप्लेन कर पाए? देखो, स्ट्रैटेजी लोगों को ना बहुत ओवररेटेड है कि कोई स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है। नहीं, मैं मानता हूँ स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट 20-30% रोल है स्ट्रैटेजी का, 70% रोल साइकोलॉजी का है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने कोई भी स्टॉक, मतलब मैं स्टॉक्स के फॉर्म में बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, अब वो 100 से 120 तो सीधे जाएगा नहीं, ठीक है। वो 100 से 105 गया, प्रॉफिट आया, मान लो मैं और आप हैं, ठीक है, 105 गया। मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से 90 रुपीज का है, आपका भी उतने का ही है। 105 से वापस वो 95 पे भी आएगा, चांसेस हैं बिल्कुल, राइट। अब रिट्रेसमेंट के टाइम में मुझे भी 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, आपको भी 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। जब वो नीचे आया तो मुझे 5,000 का लॉस दिखने लगा और आपको भी दिखने लगा। अब आपके मन में आएगा कि यार 5,000 का प्रॉफिट आ रहा था, अभी ये मार्केट क्या कर दिया, 5,000 का नुकसान हो रहा है, हे भगवान। फिर मान लो जैसे 6,000 का होगा ना, फिर भगवान याद आने लगेंगे। फिर आप क्या सोचोगे, जैसे 100 आए, हे भगवान मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, या थोड़ा सा प्रॉफिट है कि मैं निकल जाऊंगा।
इस अब की बार जब 102 103 जाएगा ना, आप 2-3 हजार प्रॉफिट पे निकल जाओगे। मेरा क्या है कि मैंने 100 पे लिया है, 120 मेरा टारगेट है, 90 मेरा एसएल है, 10 रुपए का एसएल, 20 रुपए का टारगेट फिक्स, बीच में रोबोट, कुछ करना ही नहीं है। और फिर जब 120 बीच में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, मेरे को पता है, मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग इस तरीके से की है कि मेरा 10,000 का लॉस में मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं 20 पे ही काटूंगा। तो हमने भी दोनों ने सेम स्ट्रैटेजी यूज करी थी, बट सिर्फ और सिर्फ मेरा एक रोबोटिक एक्सपीरियंस की वजह से मैं बैठा रहा अपने टारगेट तक, और आप बीच में 2,000 के प्रॉफिट पे या तो लॉस पे भी आप निकल जाओगे। दूसरा एक आता है लॉसेस के केस में, मुझे पता है कि 10,000 का लॉस अगर मान लो एसएल भी हिट हो गया, जब मेरा एसएल हिट होगा मैं अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट ले लूंगा। और आपका क्या होगा, जैसे 90 रुपीज पे आएगा, आप होप में बैठोगे, अरे ठीक है स्विंग स्टॉक है, इसको आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, छोड़ देते हैं। 90 का 80 होगा, 50 भी हो सकता है। तो आपका जो 1 लाख का फंड था वो आपका ब्लॉक रहा, जो 10% पे काट के उसको, उस फंड को रीयूज कर सकते थे किसी और सेटअप में और प्रॉफिट निकाल सकते थे। अभी वो ब्लॉक रहा और 10% के लॉस की जगह आप 30-40% बैठे हुए। हमने स्ट्रैटेजी दोनों ने सेम यूज करी थी, एंट्री हमारा सेम था, स्टॉप लॉस सेम था। प्रॉफिट के केस में आपने थोड़ा प्रॉफिट पे आप निकल गए क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उतना नहीं वो कर पाई, और लॉस के केस में आपने ज्यादा देर तक अपने लॉस को होल्ड किया। तो अगर कोई देखो, ट्रेडिंग करने के लिए रोबोट बनना पड़ेगा, और वो आएगा एक्सपीरियंस के साथ, प्लस सेट ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरे को कितना बनाना है इसमें से और मैं कितना गंवा सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ कि 1 लाख रुपए डाले, ठीक है, अब उनको स्टॉप लॉस ही नहीं पता, वो हमेशा प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं ना, मेरे को इसमें 20,000 का हो जाएगा प्रॉफिट, 30,000 का हो जाएगा। वो 1 लॉट नहीं लेंगे, 5 लॉट ले लेंगे कि सही हो जाएगा तो मेरा इतना पैसा। अरे गलत हुआ तो कितना लॉस करोगे, और वो जो लॉस कर रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये ज्यादा जरूरी है। लोगों का जो प्रॉब्लम है, और अभी मेरा भी था कि मैं प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में सोचता था कि मैं ज्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, लॉस के कॉन्टेक्स्ट में सोचता हूँ कि ट्रेड ले रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी है, मेरा कितना लॉस होगा, और इतना लॉस मेरे कैपिटल पे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। मैं 1% 2% ज्यादा का लॉस ले ही नहीं सकता। 8-9 साल मैंने कभी हीरो जीरो ऐसी चीजें नहीं करी है। मेरे को सिस्टमैटिक चीजें करनी, जब से मैं थोड़ा सीरियस ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से। यही है, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। मेरे को लगता है आप कोई सिंपल स्ट्रैटेजी को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हो थ्रू योर साइकोलॉजी। ऑप्शन सेलिंग में भी मैं करता हूँ, पे ऑफ ग्राफ है, आयरन कॉन्डर पकड़ते हैं ना, उसकी 70% रेंज रहती है, ठीक है। लोग एडजस्टमेंट के चक्कर में पता चलता है लास्ट में बीच में ही वो हुआ, एक्सपायर हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट इतने रहते हैं ऊपर नीचे की जगह में, इंसान लॉस कर जाता है। लेकिन अगर आपने उस तरीके से डिजाइन किया और आप बैठे रहे कि मेरे को इसमें 4% का लॉस लूंगा, 4% का प्रॉफिट लूंगा, हो सकता है प्रॉफिट में रहोगे। सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन सेट ऑफ रूल्स होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक ट्रेडर का पेन पॉइंट क्या होता है? मतलब जब वो प्रॉफिट में चल रहा होता है तब तो ठीक है, बट जब लॉस चल रहा होता है उसका एक पेन पॉइंट होता है, वो कहाँ डिसाइड होता है? इवन मैं मानता हूँ प्रॉफिट के केस में ज्यादा पेन पॉइंट है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, खासकर जो मेरा अनुभव है वो मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो मेरा, अभी तो नहीं, अभी तो काफी सिस्टमेटिक हो गई चीजें, बट स्टार्ट में ऐसा होता था कि मेरा टारगेट है 120 रुपए का, अभी 110, 115, 16-17 तक जाते जाते ना फिर थोड़ा वो होने लगता है कि अब यहाँ से नहीं नीचे आना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करना ज्यादा मुश्किल होता है। लॉसेस के केस में पेन पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने एसएल पे नहीं काटा तो फिर वो पेन ही देगा आपको, और बहुत बुरा देगा। मेरा एक सिंपल लाइन में हर जगह बोलता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सिंपल स्ट्रैटेजी है लॉसेस को काटना। जिस दिन आप लॉसेस लेना सीख जाओगे ना, उस दिन आप प्रॉफिट मतलब कहीं से भी आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लॉसेस को लोग टाइमली नहीं काटते और वो लॉस बड़ा हो जाता है। उंगली में घाव है तो उंगली का घाव इलाज करा लो, काटनी पड़े तो काट दो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, और काटना तो पड़ेगा क्योंकि वो फैलेगा। तो ये सिंपल सा है। आपके हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग की हाईएस्ट जो प्रॉफिट देने वाली स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है आपकी, और वो कैसे रिटेल ट्रेडर के लिए कैसे काम कर सकती है वो अच्छे से? देखो, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपने बात करी ना, तो एक स्ट्रैटेजी तो कभी भी आप पूरी जिंदगी नहीं ट्रेड कर सकते हो। मेरा अगर इवोल्यूशन बताऊं तो मैंने 2020 में मैं डायगोनल कैलेंडर्स करता था, 21 में मैंने आयरन फ्लाई करी, 22 में मैंने आयरन फ्लाई करी, 23 में मैंने मंथली आयरन कॉन्डर्स करे, ठीक है, 24 में 17 जनवरी 2024 में मैं कॉल रेशियोज कर रहा हूँ, आज तक मैं कॉल रेशियोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पिछले 2 साल से मैं बोलूंगा कॉल रेशियो, राइट। अब डिफरेंस क्या है कॉल रेशियोज में और दूसरी स्ट्रैटेजीज में, आयरन कॉन्डर और आयरन फ्लाई में? तो कॉल रेशियो में ना डाउन साइड रिस्क नहीं रहता,
अभी के टाइम पे जो ग्लोबल सेंटिमेंट आप देखोगे ट्रम्प की वजह से या ग्लोबल जो भी चल रहा है, कभी भी गैप डाउन बड़ा हो सकता है। अभी रिसेंटली अप्रैल में हुआ था, मैं कुछ 5% की लोअर सर्किट लगी थी अप्रैल में। हाँ, बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डर करते हैं, उस दिन उनके 30% उड़े होंगे आराम से। ठीक है, मेरा क्या, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी में आपको डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है, आईवी का कोई रिस्क नहीं है, गामा का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, मतलब दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट। एक और चीज है, वो कैसे डिफर करती है बाकी स्ट्रेटजी। लेट्स से मार्केट ना आजकल वी शेप रिकवरी बहुत ज्यादा होता है, आपने हाँ। देखा होगा। मार्केट ऐसे धड़ 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 गिरता है और फिर उतनी ऐसे स्पीड से उठता ऊपर जाता है। अगर ऐसे गिर रहा है, 2-3 रेड कैंडल्स बनी, आप आयरन कॉन्डर हो, आयरन फ्लाई हो, कैलेंडर्स हो, क्या होगा? नीचे आया, पुट को नीचे करोगे, कॉल को नीचे लाओगे, फिर और नीचे आया, पुट को नीचे। ये सिंपल एडजस्टमेंट जो बाकी जनता करती है, यूट्यूब पे ये लोग बात करते हैं। ठीक है, नीचे ला रहे हो, अब फिर वहां से घूमने लगा। अब अभी तक पुट आपको लॉस दे रहा था, अब आपको कॉल लॉस देगा, क्योंकि कॉल आप अग्रेसिवली नीचे ले आ रहे हो। अब वो घूमने लगा तो कॉल को आप ऊपर लेके जा रहे हो, और ऐसे 2-3 बार करता है ना, आपका ऐसा हिट हो ही जाता है उसमें। आप 1% का प्रॉफिट सोच के बैठे थे, 2% का लॉस में रहते हो, और इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होकर के आप ट्रेड काट देते हो। इसमें क्या है, इस स्ट्रैटेजी में कि मार्केट नीचे आया, कोई रिस्क नहीं, आप पीसफुली बैठे हो, ठीक है मेरा कम पैसा बने बट गंवा तो नहीं रहा हूं, वो शांति है इसमें। अगर नीचे से घूम के ऊपर आएगा ना, तो मेरा इवन ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो विप्लेसेस हैं उसको मैं एकदम नलिफाई कर रहा हूं, बड़ा गैप डाउन है मैं उसको नलिफाई कर रहा हूं, आईवी का स्पेक है मैं उसको, स्पाइक का जो रिस्क है उसको मैं नलिफाई कर रहा हूं। तो पिछले 1.5 सालों से 2024 जनवरी के बाद से मैंने 15 से 20 ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जो कॉल रेशियो के ही वेरिएशंस हैं, जीरो एडजस्टमेंट हैं, और मेरे को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं इसमें। कोई भी इंसान अगर ट्राई करना है ना, तो कॉल रेशियो ट्राई करो, ट्रस्ट मी, बहुत पीसफुली आपको पैसा बनेगा इसमें। तो इस स्ट्रैटेजी में आप प्राइस एक्शन वगैरह यूज करते हैं? नहीं, मैं थोड़ा देखो, प्राइस एक होता है स्पेकुलेशन और एक होता है सिस्टम। स्पेकुलेशन में आप व्यू बनाते हो, ठीक है, कि ये व्यू ऊपर जाएगा तो ये हुआ, ये इंडिकेटर प्राइस एक्शन नहीं। जब आप बड़े ट्रेडर्स को देखो, जो प्रॉप ट्रेडर्स है, क्वांट ट्रेडर है, वो कभी चार्ट को नहीं देखते, उनका क्वांट सिस्टमेटिक रूल बना हुआ है। ठीक है, वो डेटा क्रंच करते हैं कि पिछले 5 सालों में मैंने इस इतने बजे अगर ये प्रीमियम बेचा होता, 5 साल का रिपोर्ट क्या होता, डजंट मैटर मार्केट कहां गया, और उस रिपोर्ट के बेसिस में अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स डिफाइन करते हैं। जब मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो पिछले 4 साल 5 साल का मैं बैक टेस्ट करता हूं। कोई अगर 1 महीना 2 महीना खराब जा रहा है तो फिर मैं कुछ रूल्स में ट्वीक करूंगा कि ये महीना मेरे को कैसे प्रॉफिटेबल आ सकता है। फिर जब वो प्रॉफिटेबल तो फिर उसको बैक टेस्ट करेंगे, बाकी मंथ्स में कैसा गया। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज एल्गो पाइथन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो मैं कोई भी प्राइस एक्शन या अपने ऑप्शन सेलिंग में अभी पिछले 2-2.5 सालों से नहीं यूज करता हूँ। सिंपल रूल बेस्ड है कि मेरा इस दिन को इतने बजे ये स्ट्राइक बिकेगी, और वो आया है मेरे बैक टेस्ट रिपोर्ट से, वो मेरा कन्विक्शन। तो मैं प्राइस एक्शन नहीं करता, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, आपने एसएल और प्रॉफिट की बात की, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि मेरी पोजीशन साइज ये होना चाहिए और मेरा कैपिटल ये है, उस हिसाब से मुझे कैसे ट्रेड करना है? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ना ये एक्सपायरी टू एक्सपायरी डिफर करती है। लेट्स से मेरी अगर वीकली एक्सपायरी है तो मेरे को महीने का बनाना है 3%, ज्यादा से ज्यादा। अब ये कुछ लोगों का 10% हो सकता है, कुछ लोगों का 20% होता है, मेरा 3% का है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा उतने में पेट भर जाता है। ठीक है, तो 3% का अगर मेरे को बनाना है, यानी वीकली के मैं अगर 0.8% से लेके 1% का प्रॉफिट बना रहा हूँ ना, मेरे लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो 1% का मेरा टारगेट जाएगा वीक का, और 1% का मैं स्टॉप लॉस लूंगा 1:1। अगर वही मैं मंथली कर रहा हूँ तो मेरे को 2.5 से 3% का मैं टारगेट रखूंगा, और 3 से 3.5% का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक, अब आते हैं पोजीशन साइजिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी सिलेक्शन हो गई, पोजीशन साइजिंग हो गया। मान लो जैसे डेबिट स्प्रेड है, सिंपल एक डेबिट स्प्रेड होता है। अगर एक डेबिट स्प्रेड बनाते हैं ना, उसमें 5-6 हज़ार का प्रॉफिट रहता है जनरली, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, और 3-4 हज़ार का लॉस रहता है। अब किसी के पास 1 लाख और 25 से 30 हज़ार में बन भी जाते हैं। अब किसी के पास 1 लाख होगा ना, तो वो क्या करेगा, 4 लॉट ले लेगा कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 लॉट लूंगा तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, 1 लाख रुपए पे 20% बन जाएंगे। वो ये नहीं देखता कि 3,000 का लॉस भी है और 4 लाख पे 12,000 का नुकसान होगा, दैट इज 12% ऑफ योर कैपिटल, 12%। राइट, मैं रहूंगा तो मेरे को क्या है कि मेरे को अपने उस ट्रेड में 2% का रिस्क लेना है। तो मेरे को अगर 3,000 का रिस्क है तो मैं 1.5 लाख रुपए पे वो 1 लॉट ट्रेड करूंगा। 1.5 लाख रुपए पे 1 लॉट, मेरा मैक्स लॉस 3,000 का है,
हाँ। नीचे जाएगा तो मेरे 3000 का लॉस, मेरा 2% गया, कोई बात नहीं। प्रॉफिट हुआ 5000 का प्रॉफिट हुआ, मेरे को ऑलमोस्ट 3% बन गया। ठीक है, अब उसको स्केल पे कर लो, 10 लाख कर लो, 15 लाख, बट तो ये पोजीशन साइजिंग का गेम है। अब जिसने 1 लाख पे ये सोचा कि मेरे को 20,000 बनाना है, उसके 12% गए, 2 से 3 महीना अगर उसका लॉस हुआ, वो बाहर हो गया ना मार्केट से। 2 से 3 ट्रेड गलत हुए, वो बाहर हो गया। मेरे कितने गलत होने चाहिए? मैं 2% ले रहा हूं, 10 ट्रेड भी जाएगा ना तो भी 20% गया, 10 ट्रेड में लॉस में गया एकदम लगातार। तो पोजीशन साइजिंग ही है जो आपको मार्केट में सरवाइव करके रखती है। मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट ना टेस्ट क्रिकेट है, T20 नहीं है। यहाँ अगर आप सोचो कि जल्दी अमीर होना है ना, जल्दी गरीब होके बना के भेजेगा मार्केट। अगर आपको धीरे धीरे अमीर बनना है ना, तो मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू बिकम रिच। टेस्ट मैच है। आप जो अगर टेस्ट मैच में क्या होता है, आप अगर रन ना भी बनाओ, टिके रहो पिच पे, तो आप ड्रॉ कराओगे, हारोगे नहीं। ऑप्शंस में भी, ऑप्शन सेलिंग में भी यही है, यार मार्केट में भी यही है कि कैपिटल आपका पिच है, उसको प्रोटेक्ट रखो, वो रहे, सेकंड चांस मिल जाता है उसके हाँ वो रहेगा। थोड़ा 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 लॉस करते रहोगे ना, तो यार छोटा छोटा लॉस में सीखोगे भी तो, कहाँ गलती हुई, जर्नल बनाओ उसके। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्टेड रखिए, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखिए, 1% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए एक ट्रेड में। 2-3 साल में आप ट्रेडर बन जाएंगे, मार्केट खुद सिखा देगा आपको क्या करना है। प्रॉफिट जरूरी होता है या फिर कैपिटल को सेव करना जरूरी होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में लोग सोचते हैं, लॉस के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए तो आपका आप अपने कैपिटल के बारे में सोचने लगेंगे, और वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो पैसा बन जाएगा। तो जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, अगर कोई भी नया मार्केट में आता है, ठीक है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल भी रहे, सीखता भी रहे, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी चलती रहे? ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के 5 स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला है स्टार्ट विथ इक्विटी। ऑप्शन से मत स्टार्ट करो, इक्विटी से स्टार्ट करो। फिर आप इक्विटी करने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। इक्विटी में भी स्विंग ट्रेडिंग, वो भी हायर टाइम फ्रेम, वीकली एंड मंथली, उससे स्टार्ट करिए, 6 महीना करिए। फिर आप आइए इक्विटी इंट्राडे पे, अगर आपको ज्यादा एड्रेनलिन चाहिए। फिर आपको ऑप्शंस करनी है ना, तो ऑप्शन सेलिंग करिए। ऑप्शन सेलिंग में आप हेजिंग सीखिए, ठीक है, हेजिंग सीख के आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, 1-2 लाख 4 लाख से स्टार्ट करिए, और फिर जाकर के जब साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, सिस्टम बन जाए, तब जाके आप धीरे धीरे स्केल करिए। लेकिन इक्विटी से स्टार्ट करना, वो भी स्विंग ट्रेडिंग से। स्विंग ट्रेडिंग, अब मान लो ऑप्शंस में आप 1 लाख रुपए लाते हो, आप बताओ एक दिन में उसमें हो सकता है कि नहीं, पूरा का पूरा डूब जाएगा। इक्विटी में होगा, स्विंग ट्रेडिंग में होगा, आपने रिलायंस का शेयर्स 1 लाख रुपए खरीदे, जीरो तो कभी नहीं होना, वो बहुत जाएगा, 10,000 का नुकसान होगा। लेकिन हाँ। वो 10,000 का नुकसान आपको कितना सिखा रहा है मार्केट। 6 महीना साल भर कोई भी अगर इक्विटी में ट्रेड करता है एकदम सीरियस होकर के, तो उसको मार्केट बहुत कुछ सिखाएगा, और आपका कैपिटल भी लॉस नहीं होगा। तो ये मेरा स्टेप है, स्टार्ट विद इक्विटी, ग्रेजुअली ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, एंड देन धीरे धीरे आप उसको स्केल करिए। ठीक है। तो सर जैसे अभी लास्ट टाइम जो सेबी के जो नए रूल्स आए थे, वीकली एक्सपायरी को हटा दिया, मंथली एक्सपायरीज कर दी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ा दिया, उसकी वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया? और अभी जो मार्केट ग्रेजुअली गिरती जा रही है, एक बार रिकवरी की भी थी, पर वो नहीं की थी जितना होना चाहिए था उसमें। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो, ऑप्शंस मार्केट ना, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, हालांकि मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, बट ऑप्शन सेलिंग का धीरे धीरे ना सेबी के रूल्स की वजह से वॉल्यूम बहुत ड्रॉप हुआ है। दूसरी चीज कि रोज के चेंजेस ना, तो ट्रेडर्स को एक, चलो जो लूजिंग ट्रेडर्स हैं, जो उनको तो चलो नए लोग हैं, उनको तो अफेक्ट हो ही रहा है, उनको ज्यादा फर्क, जो बट जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो 8 साल 10 साल से कर रहे हैं, जिनका प्रॉप फर्म चला रहा है, जो अच्छे अकाउंट साइज से कर रहे हैं, वो भी परेशान है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी खत्म हुई, मेरे एक फ्रेंड था, प्रॉप डेस्क में उसकी जॉब लग गई थी, उसको ऑफर लेटर आ गया था, वो एक्चुअली उस स्टेशन पे था, तब उसके कंपनी से फोन आता है कि हम अपना शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी खत्म हो गई। ठीक है, मैं कितने ट्रेडर्स को जानता हूं जो बैंक निफ्टी में करोड़ों के एल्गो चला रहे थे, वो बंद हो गए। ठीक है, अभी चलो निफ्टी था, जैसे तैसे आदमी अडॉप्ट करता है ना, कि ठीक है जो भी आप चैलेंजेस लाओ, ट्रेडर्स का नेचर है अडॉप्ट करना, हमने अडॉप्ट किया, अभी ये लोग खत्म कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी भी खत्म कर देंगे। अरे आप उसमें कुछ ऐसे रूल्स लाओ, फिल्टर कर दो, कितना अकाउंट साइज चाहिए, एजुकेशन दो कि आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप ऑप्शंस कर सकते हो। लेकिन ये खत्म करने की तरफ जो जा रहा है ना, वो डिफिकल्ट है, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, और इंडियन मार्केट की जितना पोटेंशियल था ऑप्शंस में, वो आई थिंक सो कि वो आगे आने वाला टाइम में ऐसा दिख नहीं रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग का इंडियन मार्केट में।
अच्छा, अभी दो चीज चल रही है, एक तो स्टॉक मार्केट चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट चल रहा है, हम्म दोनों में डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। हम्म मतलब स्टॉक मार्केट में तो पहले से ही थे, स्टॉक क्रिप्टो में भी अभी आ चुके हैं। हम्म। तो जो दोनों में साइकोलॉजी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? अब देखो इंडियन मार्केट का ऑप्शंस फिर भी मुझे लगता है ना कि बेटर है। क्यों? क्योंकि लेवरेज नहीं है। लेवरेज इज अ डुअल एज शॉर्ड, है ना, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं, कि अगर आप उसको चलाना जानते हो तो आप जीत जाओगे जंग, लेकिन नहीं चलाना जानते हो तो खुद को भी चोट पहुंचा लोगे। और जो हाई लिवरेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे क्रिप्टो में है कि आप 500 रुपए से भी आप बड़े पोजीशंस ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर क्रिप्टो का आई डोंट थिंक डेटा है किसी के पास, बट क्रिप्टो ट्रेडर्स जो लोग हैं वो ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं, जो मेरा, और लोग उसमें और गवाएंगे क्योंकि लीवरेज है। ठीक है, और लीवरेज लोगों को ज्यादा यूज करना आता नहीं है। उनको ये दिख रहा है कि यार वही 5,000 रुपए डाल के मैं 2.5 लाख की पोजीशन बना रहा हूँ, या 1 करोड़ की पोजीशन, 1 करोड़ तक की भी पोजीशन बना सकते हो। तो सोचो ना कि 5,000 रुपए 1 पॉइंट भी नीचे है, आपका काम खत्म है। इंडियन मार्केट में एटलीस्ट तो उतना लेवरेज है ही नहीं, तो एटलीस्ट आपको है कि आप ओवरसाइज नहीं जा रहे हो, अपने पोटेंशियल से ज्यादा नहीं जा रहे हो, आपको जितना क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो क्रिप्टो मार्केट इन माय ओपिनियन वो और रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। चार्जेस बहुत हैवी हैं, ठीक है, प्लस जो थर्ड, एक तो चार्जेस बहुत हैवी हैं, दूसरा है कि लेवरेज की वजह से लॉसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे, कैपिटल तुरंत उड़ेगा। तीसरा है आपका टैक्सेशन, एक तो 30% टैक्स है, दूसरा अगर आपने लॉस किया, लेट्स से इंडियन मार्केट मैंने 5 लाख का लॉस किया मान लो अगर, तो अगले साल अगर मैंने 50 लाख का प्रॉफिट किया तो 5 साल का जो मेरे को टैक्स देना रहेगा ना वो 45 लाख पे ही दूंगा, क्योंकि मैं पिछला साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 8 साल तक मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। क्रिप्टो में क्या है, पिछले साल मान लो 5 लाख का लॉस किया, इस साल मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया तो मेरे को 10 लाख पे टैक्स देना है, और अगले साल मैंने मान लो 5 लाख का लॉस कर दिया फिर से, ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट वो कंडीशन उस पे स्पॉट वाली पे ऑप्शंस का, हाँ ऑप्शंस का फिर मेरे को नहीं, ऑप्शन में सेम ऐसा ही है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप, मेरे को आइडिया नहीं है, बट चार्जेस और लिवरेज दो अभी भी दो फैक्टर हैं। स्पॉट वाली ट्रेडिंग है वो मानी जाती है आपकी स्पेकुलेटिव इनकम, और जो आपका ऑप्शंस डेरिवेटिव्स हैं वो होते हैं सिंपल, जैसे आप बिजनेस। तो मैं पर्सनली देखो क्रिप्टो करता नहीं, इससे मेरे को उतना जानकारी भी नहीं है, बट मेरे को लिवरेज से थोड़ा प्रॉब्लम है। हाई लिवरेज इंस्ट्रूमेंट्स में सरवाइव करना बिगर कैपिटल से इज नॉट समथिंग जो सब लोग कर पाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, और धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो तो अच्छा है, एक ही बार 100x 200x करोगे तो कैपिटल उड़ जाएगा। अच्छा, आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है रिटेलर्स में, ठीक है, तो उनके लिए क्या आप थॉट देना चाहोगे कि हाँ आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने कैपिटल को? ठीक है, मतलब ऑप्शन उनको करना ऑप्शन बाइंग ही है, हाँ। लेकिन उसमें मैं क्या अपना एड ऑन क्या दे सकते हैं? पोजीशन साइजिंग। अगर मेरे पास लेट्स से ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनाया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम इज ना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन। 50,000 रुपए लेके आता है एक ट्रेडर, उसको क्या चाहिए, यार मेरे को ना रोज का कम से कम 500,000 रुपए बन जाए बस। सबका यही माइंडसेट है, हम तो रोज ही ऐसे लोगों को सुनते हैं, आप भी सुनते हो ऑब्वियसली, ठीक है, कि हमें 50,000 लेके आए, हमें 500,000 रुपए रोज चाहिए। अब बताओ 500 रुपए हो जाता है 50,000 का आपका 1%, और 1,000 रुपए हो जाता है 2%। रोज का अगर वो 1% पकड़ूं तो महीने के हो गए कितने, 22%। एक दो मतलब 2-4 वीक लॉस भी कर दो, 15% महीने का, साल के कितने हो जाएंगे, 300% ऑलमोस्ट। आप बताओ, अरे 180%, सॉरी 180% साल के, पैसा डबल, 2 गुना कर लिया आपने, 3 गुना कर लिया, पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड पूरे साल में कितना रिटर्न देते हैं, 15%, ठीक है। बड़ी बड़ी जो टाइकून कंपनी है, रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई, इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, 12-13%। इतने बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, वो इतना कैश बर्न कर रहे हैं। अगर इतना ही पैसा डबल होता तो ऐसे म्यूचुअल फंड, ना उनके पास पैसे की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना न्यूज की कमी है, ना एक्सपीरियंस की कमी है, ना इनसाइडर न्यूज की, सब पता है उनको, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वो ऐसे 10-20 लोगों को हायर नहीं कर लेते जो साल के 100-200% बना रहे हैं, कि ये लो भाई तुम 5 करोड़ का पैकेज, और ये लो हमारा 100 करोड़ का फंड और मैनेज करो और बनाओ। 100% तो छोड़ो, 50% बना दो, हम एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में हम लीडर हैं। तो बनता नहीं है। ऑप्शन बाइंग से पैसा तभी बनेगा जब अपनी पोजीशन साइजिंग पे फोकस करेंगे और अपना रिटर्न के एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे। 50,000 रुपए है, आप उसमें अगर 1 लॉट से ट्रेड करोगे, उसमें अगर मैं 10 पॉइंट का पकड़ के भी एक पकड़ता हूँ स्टॉप लॉस, 750 रुपए हो गए, यानी आपका 1.5% एक दिन में गया।
अगर वही चीज आप 2 लाख रुपए पे कर रहे हो, 2 लाख रुपए पे करा आपने, 2 लाख रुपए पे एक लॉट, आपका अगर मान लो 20 पॉइंट का टारगेट है, आपके आने हैं 1500 रुपए, और आपका अगर 10 पॉइंट का एसएल है, आपको जाने हैं 750 रुपए। ठीक है, कितना, अगर 2 लाख पे कितना लॉस हुआ? हार्डली 0.5%, उससे भी कम। तो आप अगर 0.5 गंवा रहे हो एक महीने में, अगर सारे ही दिन लॉस किया आपने, तब भी आप 10% कमाओगे। यानी कि आप 10 महीने तक ट्रेड कर सकते हो। 10 महीने में सीखोगे नहीं कुछ, पूरा सीख जाएंगे, पूरा सीख जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार 50,000 ला के मैं 5 लॉट उठाना है, एक दिन में कैपिटल खत्म, फिर मार्केट को सुनाएंगे कह रहे यार ये तो जुआ है। तो यही है, पोजीशन साइजिंग इज समथिंग जिसके हेल्प से आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, बट रिटर्न उसमें कम बनेगा। जो ऑप्शन बायर को चाहिए नहीं, उनको बड़ा पैसा चाहिए, जो कि बनता ही नहीं कभी। अच्छा, आप 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा सेटअप जिसको आप लाइफ टाइम यूज करना चाहते हो, वो कौन सा हो सकता है? मैं एकदम रियल न्यूज बता रहा हूँ। एक इक्विटी में कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी होती है। रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहां फिर कंसोलिडेट करता है, जितनी वहां सप्लाई है ना ऑब्जॉर्व करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। कोविड में हम लोग गए थे फैमिली के साथ घूमने, ठीक है, तो वहां पे आया ना तो मेरे को खांसी भयंकर हो गई, ठीक है, और मेरे बड़े भाई हैं, तो खांसी उसी हो गई, मैं थोड़ा क्वारंटीन हो गया, और फिर मैंने एक दिन बुलाया, मेरे को बहुत सांस की प्रॉब्लम, पता नहीं जो भी हो रीजन हो, एक होता है ना आदमी साइकोलॉजिकली भी डर लगने लगता है कि यार मर रही है दुनिया, हम भी ना मर जाए। मैंने अपने भाई को बुलाया और मैंने कप एंड हैंडल, मैंने दूर से ही मैंने उसको कप एंड हैंडल स्ट्रैटेजी पढ़ाई। मैंने कहा जो भी मेरा फंड है ना, तू इस पे यही स्ट्रैटेजी करना पूरी जिंदगी, एटलीस्ट मैं नहीं रहूंगा तो पैसे बनते रहेंगे। और ऑप्शंस में फिलहाल कॉल रेशियो, ये 2 स्ट्रैटेजी, इक्विटी में कप एंड हैंडल, उससे बेहतर स्ट्रैटेजी आपको इक्विटी प्राइस एक्शन में नहीं मिलेगी, और ऑप्शंस में कॉल रेशियो जो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे इसका पोटेंशियल समझ में आ रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये 2 स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगता है कि अगर पूरी जिंदगी करना हो तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे कोई 5 सेक्टर जो इंडिया में आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं पहले कि मेरे को इन्वेस्टमेंट में ज्यादा करता नहीं, और फंडामेंटल एनालिसिस मेरे को बहुत वीक है, ठीक है। स्टिल मैं बताता हूँ, बैंकिंग सेक्टर मेरे को लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, स्लो एंड ग्रेजुअल ग्रोथ रहेगी, ठीक है, क्योंकि पैसा लेन देन चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका फार्मा। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत खराब चल रहा है आजकल, हमारा जो मतलब खाने पीने का, तो लोगों का अगर आप देखो हेल्थ रेट जो है बहुत डाउन जा रहा है, तो वो उसकी सेल्स बनी रहेगी, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर ऐसी चीज है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे सोलर पे ही सब लोग शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू और इतनी गर्मी है, तो सोलर एक थर्ड है जिसपे हम कर सकते हैं। ईवी था, बीच में हाइप बनी थी, बट अभी उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टैक्सेशन वगैरह, तो मैं उसको नहीं कंसिडर करूंगा। बट 5 तो नहीं, मैं 3 करूंगा, बैंक, सोलर और आपका फार्मा। अभी रैपिड फायर है एक, हाँ ठीक है, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर देना है उसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का। I'll try. बेस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ? बेस्ट ट्रेड ऑफ माय लाइफ, निर्मला सीतारमन का कैंडल बना था 2019 में, टाइटन के मेरे पास शेयर्स थे, हालांकि उस टाइम पे उतना कैपिटल नहीं था, 2.5 लाख के आसपास का ही मैंने पैसा डाला था, और उस पे मैंने अच्छा, मुझे लग रहा है कि 30-35 हज़ार रुपए बनाए थे, मतलब इट वाज अराउंड 10-12%। अगर पैसे के मामले में देखो बहुत छोटा है आज के कंपैरिजन में, बट मेरे को लगता है वो मेरा बेस्ट ट्रेड था। सेकंड वर्स्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ? आप बिलीव नहीं करोगे, वर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको वर्स्ट ट्रेड कंसीडर करता हूँ। 17 जनवरी 2024 बैंक निफ्टी में 1600 पॉइंट का गैप डाउन था, मेरे पास एक बैटमैन था, ओवर एज्ड बैटमैन, ठीक है, अराउंड 1.3 CR की पोजीशन थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक थंबनेल बनाया, बैंक निफ्टी ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसमें मैंने पूरा वो ट्रेड का जर्नल बनाया, एक्सप्लेन किया हुआ है। उस दिन 1600 पॉइंट का जब गैप डाउन हुआ तो मेरे को लॉस हो सकता था करीब 25 लाख रुपए का, बट ओवर एजिंग ने मुझे बचा लिया और मैं 3 लाख के प्रॉफिट में निकला। बट उस दिन मतलब लिटरली होता है ना कि आपको डर लगता है कि यार अगर ये एक ओवर एज नहीं होता तो मैं बर्बाद हो जाता। उस दिन से मेरे को पहली बार पिछले 8 सालों में मेरे को डर लगा, और तब से मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दी। मैं पुट बेचता ही नहीं हूँ, तो मेरा प्रॉफिट में था, लेकिन वर्स्ट ट्रेड में इसको कंसिडर करता हूँ। एक ऐसी बुक जो आप हर ट्रेडर को रिकमेंड करना चाहोगे?
एक तो नहीं, 2-3 मैं हम्म। बताता हूँ। स्टीव नीसन की आती है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। एक थॉमस बुल्कोस्की की आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, और एक ऑप्शंस में आता है बाइबल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ये 3 बुक्स हैं। आप अगर इक्विटी सिर्फ करना चाहते हो तो ये आप स्टीव नीसन और थॉमस बुल्कोस्की की पढ़ लो। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो वो देख सकते हो, बेस्ट है। वन मिथ अबाउट स्टॉक मार्केट यू हेट। कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, सिस्टम है, धीरे धीरे पैसा बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडर ना होते तो क्या होते? यार कभी सोचा नहीं है मैंने सच। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में ही था कि आबाद इसी में होंगे, बर्बाद इसी में होंगे। ट्रेडर नहीं होता तो मेरे को पोएट्री का शौक है, पहले करता भी था, लिखता भी था, अब नहीं करता, तो कुछ पोएट्री या कंटेंट क्रिएशन का राउंड कर लेता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपने हमें सर। टाइम दिया। मुझे और भी हमारी बहुत ऑडियंस को आई होप मजा आया होगा, obviously। और इनको भी सीखने को मिला होगा कि आपको कैसे पोजीशन साइजिंग करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सर को फिर से बुलाना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और आप चाहते हैं कि आप सर से सीखना चाहते हैं तो सर का चैनल का हमने टैग किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस कंपोजर के साथ आप क्वेश्चंस पूछते हो एंड जितना कंफर्टेबल आपने गेस्ट को फील कराते हो, दैट इज समथिंग जो मैंने बहुत पॉडकास्ट करे हैं बट मैंने बहुत एंजॉय किया। बस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियंस, अगर आप चाहते हो कि जो होस्ट हैं अगर वो कैमरे पे आके करे तो कमेंट में करो कि फेस रिवील, और इनको ले आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत हम्बल, बहुत जनरस इंसान है और अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट इनको कैमरे पे आना चाहिए ना। आप लोग क्या सोचते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।